नाजरीन, दुबई के एक शेख समंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे हैं जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। जी नाजरीन, समंदर की खतरनाक लहरों को रोक कर एक ऐसा लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए घिनौना ख्वाब जाहिर हुआ। नाजरीन, टेक इन्फो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड तैयार किया गया। इस पाम शेप आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउट वॉल बनाने का फैसला किया तो इसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहाँ से किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउट वॉल बनाई जा रही थी, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते। चैलेंज नंबर 5, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए 6 माह गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था। 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद मखदूम ने जो डेडलाइन दी थी वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल थी, यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 21 माह बचे थे। ये ब्रेक वाटर भी बनाना था और साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर इन्होंने ब्रेक मॉडल कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो ये समंदर की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिससे निकलने के लिए इनको अपनी प्लानिंग चेंज करना पड़ी। इस चैलेंज से निकलने के लिए इन्होंने फैसला किया कि दोनों आइलैंड की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलती रहेगी, यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता जाएगा इस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ बनाना पड़ेगा। ये प्लानिंग हुई ही थी कि इन सर्दियों का मौसम आन पहुंचा। अब एक नया मसला पैदा हो गया। नाजरीन, हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज़ हवाओं के निशाने पर रहता है जिनको शमाल स्टॉर्म्स कहा जाता है। ये मंजर बहुत ख़तरनाक होता है, जबकि समंदर का पुरसकून होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम फिर से स्लो रहा। टीम ने अपना टाइम ज़ाया किए बगैर एक ऐसे मसले का सलूशन ढूंढने लगे जो वाकई में एक बहुत मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6, पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वज़न के हिसाब से बात की जाए तो इस आइलैंड पे 1.5 करोड़ टन वज़नी रेत रिक्वायर्ड थी, जो वाकई में एक सर फिरा देने वाला चैलेंज था। चैलेंज ये नहीं था कि इस आइलैंड पर रेत पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि ये रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि इसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत इतनी बारीक है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और आइलैंड को भी मजबूत रखे। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर रेत का पॉइंट तलाश किया गया। इस रेत को निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था, और सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन ब्लोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने के लिए ड्रेजर को 4 घंटे दरकार थे। यानी अगर ये ड्रेजर डे टाइम में काम करेगा तो पूरे 2 साल में 1.5 करोड़ टन रेत ही ला सकेगा। लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था कि इसलिए ये फैसला किया गया कि एक वक्त में कई ड्रेजर इस्तेमाल किए जाएं ताकि कम से कम टाइम में शेख की दी हुई डेडलाइन पर पूरा उतर सकें। चैलेंज नंबर 7, पाम ट्री शेप आइलैंड को रेत के तरीके से बनाना इतना आसान भी नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइनें टेढ़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड का कुछ हिस्सा समंदर के ऊपर आ चुका था, लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि रेत सही पोजीशन में स्प्रे की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होते। इसी वजह से ये फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर घूमने वाली सैटेलाइट्स की मदद ली जाए। जब इन सैटेलाइट से पाम जुमेरा साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स ली गई तो शेख
शेख को ये जानकर खुशी हुई कि काम उम्दा तरीके से अंजाम पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ड्रेजर सैंड को स्प्रे करता जा रहा था इसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। ना ही समंदर में कोई पाम ट्री की आउटलाइन थी और ना ही बनाई जा सकती थी, जबकि रेत अंदाजे से स्प्रे की जा रही थी, जिसकी वजह से पाम ट्री को मेंटेन रखना मुश्किल होता जा रहा था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे उनको पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। वर्कर्स के हाथ में जीपीएस पॉइंट मौजूद थे, वो आइलैंड के बॉर्डर पर वॉक करते जाते और इस तरह सारा डाटा स्टोर होता जाता। ये डाटा उनकी पोजीशन का था। ये डाटा ड्रेजर को भेजा जाता और वो इसी पॉइंट पर जाकर रेत स्प्रे करता जहां पर वो वर्कर वॉक करके गुजरा है। ये सॉल्यूशन पूरे तरीके से काम कर रहा था। चैलेंज नंबर 8। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए 1 साल गुजर चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर तक बन चुका था। अभी तक आइलैंड की 16 में से 9 शाखें बन चुकी थीं। अब टीम के सामने एक ऐसा बड़ा मसला खड़ा हो गया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसे समंदर की ताकतवर लहरें रोकने के लिए बनाया जा रहा था, इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो लहरों को तो रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदरूनी पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड के अंदर था वो एक ही जगह खड़ा होकर मैला और बदबूदार हो चुका था, जो ऐसा मसला था कि अगर इसका हल अभी ना तलाश किया जाता तो शेख का ये प्रोजेक्ट बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाता। इस मसले की वजह से आइलैंड का डिज़ाइन चेंज करना ज़रूरी था। ऐसा करना था कि आइलैंड के अंदरूनी साइड्स पर पानी का चलना ज़रूरी था, वो ख़राब ना होने पाए। खुशकिस्मती से इंजीनियर्स को इसका अच्छा सलूशन मिल गया। ये फैसला किया गया कि ब्रिज ब्रेक वाटर के दोनों साइड पर बनाया जाएगा, जिससे एक तरफ से पानी अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। चैलेंज नंबर 9। 2003 में पाम जुमेरा का ब्रेक वाटर मुकम्मल हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा ब्रेक वाटर समंदर की लहरों को अच्छे तरीके से रोक रहा था। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाला पाम ट्री, इसकी 16 शाखें भी पूरी हो चुकी थीं। ड्रेजर जो 1 साल से मुसलसल चल रहे थे, उनका भी आराम करने का वक्त आ चुका था। आइलैंड मुकम्मल हो गया। अब इस पर विलास, शॉपिंग मॉल्स और रोड बनाना थे, लेकिन मसाइल थे जो इंजीनियर्स की जान ही नहीं छोड़ रहे थे। जो रेत डालकर पाम ट्री की शेप बनाई गई वो अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से समंदर में वापस जाना शुरू हो चुके थे। शेख की हिदायत के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड्स और हज़ारों बिल्डिंग बनाना थी, लेकिन इसके लिए रेत का ठोस होना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से सारा काम एक बार फिर स्लो हो गया। इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया की नज़रें इस आइलैंड पर टिकी हुई थी। इस आइलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत भी दाव पर लगी हुई थी। एक और मसला ये था कि दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के मुताबिक अर्थक्वेक जोन के करीब था। अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो ये पूरा आइलैंड ऐसे ही ख़त्म हो सकता है जैसे बाउल में पड़ी ये रेत पानी में जा रही है। इसका एक ही हल था कि आइलैंड इस रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए। अब इस मसले से जान छुड़ाने के लिए इंजीनियर्स एक ऐसा नया तरीका मैदान में ले आए कि एक ड्रिल मंगवाई गई जो ज़मीन में जाकर वाइब्रेशन के ज़रिए रेत के ज़र्रात में खाली जगह पुर करेगी। ये एक्सपेरिमेंट पूरे तरीके कामयाब हो चुका था। इस तरह पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना दिया गया। जिस आइलैंड को बनाने में 7 साल लगना थे, इसको 40,000 वर्कर्स ने 3 साल में मुकम्मल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है आपको टेक इन्फो की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।